अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज आपसे मैंने बहुत खरी खरी बातें करनी है और बिल्कुल दो टोक बात करनी है। और आपने नोट किया होगा कि मैंने कभी किसी प्रोग्राम की ओपनिंग में इस तरह की ओपनिंग नहीं दी है। फैक्ट यह है कि इससे पहले कि मैं आगे चलूँ और मैं प्रोग्राम का मौजू और लोगों का, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊँ, मैं आपको एक बात बताऊँ बड़े इन अ नटशेल कि हम छोटे थे तो हम सुनते थे और कहीं कहीं लिखा हुआ भी मिलता था कि जब पाकिस्तान बना 1947 में तो बहुत बड़ी बड़ी कुछ फैमिलीज़ थी और बड़े नाम उनमें हैं, उनके आज भी औलादें उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी, कि इन लोगों ने कायद आज़म का हाथ बटाया और पाकिस्तान में जितनी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें थीं उन्होंने वो पे करने के लिए पैसे दिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। और ये वो टाइम है जब पाकिस्तान शुरू हुआ कि कोई हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं मौजूद थी, सरकारी ख़जाना भी खाली था और उम्मीदें बड़ी थी, ख्वाब बड़े थे, लेकिन लोगों को पैसे देने पड़े। और आज 2011 ख़त्म हो रहा है और आज भी हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और डोनर एजेंसीज़ के और दूसरे ममालिक के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब हमें पैसे दें और कब हम इस मुल्क को आगे चलाएं, चाहे वो तनख्वाहें देनी हो, चाहे वो सरकारी प्रोटोकॉल की गाड़ियों के पेट्रोल झोंकना हो या इस मुल्क में कारोबार चलाना हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस 64 साल के सफ़र में या 65 साल के सफ़र में हम जूं के तूं खड़े हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। फैक्ट ये है कि इसमें आप हों या मैं हूं, इसमें कोई भी हुकूमत हो, चाहे कोई आमिर हो, चाहे वो कोई जमहूरियत हो, चाहे वो कोई कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कोई जिसको भी जहाँ पे मौका मिला है उसने इस मुल्क को अपनी मोहर लगा के आगे बढ़ गया है। और उनके लिए हम तारीफ़ें भी करते हैं, उनके लिए हम लड़ाइयाँ भी करते हैं। ख़ुद हम जिस अपने आप को ज़िंदा कौम जिस तरह से कह देते हैं, पता नहीं कितने हौसले की बात है कि हम अपने आप को ज़िंदा कौम कहते हैं, क्योंकि दवाइयों में मिलावट हम करते हैं और खाने पीने की अशिया में मिलावट हम करते हैं, बिजली के कुंडे हम लगाते हैं, गैस की चोरी हम करते हैं, 2 नंबरी हम करते हैं और तो और जलसों में कुर्सियाँ भी चोरी हम ही करते हैं। कोई कॉन्डोलीज़ा राइस ने यह नहीं किया, कोई हिलरी क्लिंटन ने यह नहीं किया, ये CIA ने नहीं करवाया और ये कोई FBI के रेमंड डेविस ने आके नहीं किया। कोई ऐसा ये काम नहीं है जो बाहर वाले ने हमसे करवाया हो। ये हमारे अंदर का कैरेक्टर है, हमारा किरदार है, जो खुल कर कभी कभी अपनी औकात दिखा देता है, सामने आ जाता है। जिस तरह से हम मिन हैसुल कौम चोरियाँ कर रहे हैं, जिस तरह से हम सबको बताते हैं, मैं भी हूँ उसमें शामिल, आप भी हैं, कि हम सबको बताते हैं कि ये गलत है और ये गलत है और ये गलत है। और फिर जब वो गलती हमारे अपने घर में हो रही होती है तो वहाँ पे हमारे लिए उसके पास हमारे पास उसके लिए बड़ी जस्टिफिकेशंस होती हैं या सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं। पाकिस्तान में अगर आप सिर्फ एक सेक्टर को उठा के देखें, गैस को, कुदरती गैस को, या जिसके लिए आप CNG की गाड़ियाँ चलाते हैं, या जो हमारी फैक्ट्रीज़ के लिए दरकार है, या जो ईंधन बन सकता है, या जो हमारा इतना महंगा ज़राए मुबादला था, उसके साथ हमने क्या हशर किया और क्या मज़ीद करने जा रहे हैं, ये तो मैं आपको चंद लम्हों में बताऊंगा। और सच तो ये है कि आज भी इसी प्रोग्राम में बहस होगी कि मेरा हक क्या है और तेरी गलती क्या है। कोई ये नहीं मानेगा कि इस मुल्क की ज़रूरत क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में गयास अब्दुल्ला पराचा साहब, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर में मोहतरम गौहर एजाज साहब, चेयरमैन है एप्टमा के ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल ओनर्स एसोसिएशन की, जो मिल्स एसोसिएशन की जो एसोसिएशन है उसके ये प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है। और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन, वफाकी वज़ीर हैं पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के। लेकिन मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को कहा है कि डॉक्टर आसिम को ज़रा थोड़ी देर के बाद लें ताकि वो इस प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू सुन लें। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊँ कि अभी मेरी गियासुल्लाह साहब से बात हो रही थी प्रोग्राम शुरू होने से कुछ 2 मिनट पहले। प्रोग्राम इसीलिए 1 मिनट लेट भी शुरू हुआ। तो वो मुझे फरमा रहे थे कि आपने जिन लोगों को बुलाया, यानी एक मुअज़्ज़िज़ वफाकी वज़ीर को और एक मुअज़्ज़िज़ चेयरपर्सन को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़े ट्रेड को, पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रेड विनर को रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे ज़्यादा जॉब्स देते हैं, उनको भी हमने बुलवाया। उन्होंने कहा हमारा मौक़िफ़ इनसे बिल्कुल डिफरेंट है और आप देखें ना कि अगर ये गैस इनको दे दी जाए तो इनका कोई फ़ायदा नहीं, तो ये हमें ही दे देनी चाहिए। तो अभी भी 2011 में ख़त्म हो रहा है, ये मेरे और तेरे में ही पड़ी हुई है।
असल हकाइक क्या हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में खुद बताऊंगा। पहले मैं अपने मेहमानों से आपको कोई बात सुनवाना चाहता हूँ। जी गियासुल्लाह साहब, जो आप बात मुझे कह रहे थे ज़रा आवाम को भी बता दें। शुक्रिया जी। मैं ये कह रहा था कि 1992 में CNG को इंट्रोड्यूस किया गया कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम किया जा सके और एनवायरनमेंट जो है बेहतर बनाई जा सके। तो उसको 2002-2003 में पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल जो है वो बिल्कुल ही इतना कम हो गया कि जो एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा हो गई और इंपोर्ट का फ़र्क वाज़िया बेहतर हो गया। और उस वक्त पोजीशन ऐसी थी कि गैस इस्तेमाल करने वाले गियासुल्लाह साहब एक मिनट, मैं आई एम सॉरी, आप यहाँ पे CNG स्टेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इंपोर्ट बिल और एक्सपोर्ट बिल को जरा सा छोड़ दें प्लीज। जरा हमें बॉटम लाइन बताएं, दो टोक बताएं, आप चाहते क्या हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जी जो अभी मौजूदा गैस सिस्टम में मौजूद है जी, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रायोरिटीज बनाई हुई है। राइट। उस प्रायोरिटी के तहत तकसीम करें। राइट। और उसमें बिल्कुल ठीक है। उस प्रायोरिटी में आपका नंबर क्या आता है? हमारा नंबर 4 है। अच्छा। उसमें पहला नंबर है डोमेस्टिक का, दूसरा नंबर है यूरिया का, राइट, और तीसरा नंबर है जनरल इंडस्ट्री का। सारे बेकार हैं ये हाउस भी, यूरिया भी, जनरल इंडस्ट्री, इनको बाढ़ में जाने दें। आप अपनी बात का, हम आपको नंबर पहले कर देते हैं। अब आप खुश हो गए? हम कहते हैं जी आप नंबर 1 प्रायोरिटी हैं। नहीं, आप खुश हो जाएंगे? आप नहीं, मेरा मतलब है सच्ची बात करें ना गियासुल्लाह साहब, जरा सच बोलें यहाँ पे। अभी आप कुछ और कह रहे थे, आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे कुछ और कह रहे थे। मैं तो कह रहा हूं कि वही बात करें ना जो आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे कर रहे थे, वो आप आवाम के सामने करें ना बात। जी मैंने आपसे ये बात की है कि 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनके पास गैस का मुतबादिल ऑप्शन नहीं है। बाकी लोगों के पास गैस का मुतबादिल ऑप्शन है, सिर्फ उनका मुनाफा कम हो जाता है। अच्छा, वो दो सेक्टर क्या है? वो 2 सेक्टर क्या है? एक यूरिया है जिसको बना के स्टोर की जा सकती है, जबकि CNG है जिसको बना के स्टोर भी नहीं की जा सकती। तो हम लोगों का कारोबार जो है खत्म हो जाता है। दूसरा सेक्टर बता देना। एक CNG और एक वो है, एक यूरिया। ये आप कह रहे हैं। यानी आज आप, यानी मैं आपकी बात को अब रिपीट कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि एज चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशंस, आप पूरे मुल्क और कौम को यह बता रहे हैं कि हर घर का चूल्हा बंद कर दे, आपके गैस स्टेशन ना बंद हो। नहीं, प्रायोरिटी का तो यही मतलब है ना जी। आपने तो नहीं, एक मिनट, प्रायोरिटी का तो मतलब यही है ना, जितने जखीरा है वो आपको दे दिया जाए। अब नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। किसका आप बाकियों से नहीं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये दोनों के पास ऑल्टरनेट नहीं है ना जी। घरों में है ना, घर वाले लकड़ियां ढूंढ के जला लेंगे, तेल जला लेंगे, कोयला जला। उसका नहीं कहा मैंने जनरल इंडस्ट्री को और इंच को अपने साथ डोमेस्टिक तो पहले सेक्टर पे है। साहब, आप अभी भी जनरल बातें करेंगे, स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते। नहीं, मैंने स्पेसिफिक बात की है। आप मुझे आपको पता है, बात बताइए कि मैं आपको एक वाज़ेह बात बताऊं। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर आसिम यहां पे आके क्या कहेंगे। मैं उनके कहने से पहले आपको एक बात कह रहा हूं। हो सकता है वो सियासी आदमी है या हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, शायद मेरी बात से डिसएग्री करें। मैं आपको ये बता रहा हूं, आपके पास जखीरे ही नहीं है अब गैस के। देखें, बात आपकी काफी हद तक हो सकता है ठीक भी हो। हमारा इशू ये है कि आपको नहीं पता हमारे पास कितना रिजर्व है। आप तमाम CNG स्टेशंस को पाकिस्तान का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कितने क्यूबिक फीट हमारे पास गैस है इस वक्त? जी हमें सब पता है, और हमें तो ये फिर भी पता बताएं है ना आप। फिर जब आपको सब पता है तो लोगों के आगे क्यों आप अपना तो आप मुझे बताएं कि वो कितनी देर चलेगी। मुझे बताएं कि कितनी देर चलेगी, कितनी देर चलेगी? बिल्कुल नहीं खत्म होगी। ये बिल्कुल नहीं खत्म होगी। जो रिजर्व मौजूद है उस रिजर्व पे थोड़ी सी मेहनत करके और निकालें, और इंशाअल्लाह ताला अगले 50 साल तक इस मुल्क की गैस अवेलेबल होगी। अगर खुलूस से जो हमारे इदारों के MDs और सरबराह बने हुए हैं वो दिल से काम करें। मुझे ये बता दें कि आपके पास टोटल जखीरा कितना है गैस साहब? टोटल जखीरा कितना है इस मुल्क में? देखें जी, जखीरे तो छोड़ें, जो अभी हमें मिल रही है वो 4000 MMCF मिल रही है। जखीरा तो निकाला जाए तो बात है। अभी आपको मिनिस्टर साहब खुद भी बता देंगे कि कम से कम 500 से लेके 800 MMCF तो वैसी कोई अदालत में रुकी हुई है, कोई किसी वजह से रुकी हुई है, कोई 50 सेंट ज्यादा मांग रहा है उसको नहीं दिया जा रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पे अमन अमान है, कहीं पे काम किया नहीं जा रहा, कहीं पाइप छोटा है। तो उन चीजों के ये तो नहीं कि गैस अवेलेबल नहीं है। उस गैस को नेटवर्क आपसे मैं भी बात करता हूं, मुझे दुख हो रहा है वैसे। खैर, अपना गौर एजाज साहब, प्लीज ट्राई एंड एजुकेट मी। कहाँ है गैस इस मुल्क में? अब 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद कितनी गैस रह गई है? देखिए मुबशर, बात यह है कि फैक्ट ऑफ द मैटर हमने सारी बर्न कर दी है। देखिए बात यह है कि हमारी एक्सप्लोरेशन पिछले जो है 10 साल से
हैज़ नॉट बिन एट द पेस जिस पे हमारी जो है डिमांड बढ़ रही, और जो प्रोजेक्शंस बताई जा रही हैं कि इस साल इस वक्त 1000 MMCFD आज के दिन शॉर्ट है, और हम बाय 2014 100% हमारी जो है वो शॉर्टेज आ जाएगी सिस्टम में। 100%। ये अंग्रेजी ना बोले, मुझे उर्दू में बताएं। आपके मुताबिक 2014 में गैस नहीं होगी। 4000 MMCFD अगर आज हमारी सप्लाई है तो 4000 MMCFD की शॉर्टेज आ जाएगी। यानी इसका मतलब है जीरो होगी ना? नहीं, सप्लाई जो है पोजीशन जिस तरह हमारी एक चार्ट चल रहा है डिमांड का, एक चल रहा है सप्लाई का, तो सप्लाई अगले जो है वो हमारे जो ज़खायर हैं उसमें अगले 22 साल तक के जो ज़खायर हैं वो ये बता रहे हैं आज के दिन के कि 4000 MMCFD की गैस जो है वो हमारे पास अवेलेबल रहेगी अगर यही पेस से हमारी एक्सप्लोरेशन भी रहे। असल जो मसला आ रहा है वो आ रहा है डिमांड का, और जो डिमांड है वो डिमांड क्यों है, असल आप इसकी तरफ जो है उस पर तवज्जो दो तरफ देनी, एक है सप्लाई, एक है डिमांड। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स क्या है? सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि हमारी जो वेल हेड्स की पॉलिसी है, दुनिया में आज जो गैस का दाम है वो LNG का भी जो सब्सिट्यूट है इसका, उसका दाम है आज $18। हमारे मुल्क में आज $2.5 का दाम है आप गैस एक्सप्लोर करने आए, तो क्यों कोई दुनिया में हमारे यहाँ पाकिस्तान में आएगा और $2.5 की बेसिस पे आके यहाँ एक्सप्लोरेशन करेगा इन हालात में, बलूचिस्तान में या इंटीरियर सिंध में या फ्रंटियर में। सो दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम जिसमें सप्लाई बढ़ ही नहीं रही, इंटरनेशनल कंपनीज आ ही नहीं रही, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरी है डिमांड। डिमांड क्यों बढ़ रही है? जो हम कहते हैं कि अगले साल 1000 MMCFD से शॉर्टेज 2000 हो जाएगी, उससे अगले साल 3000 हो जाएगी, फिर 4000 शॉर्टेज आ जाएगी। मैं नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि गौर एजाज साहब, जब हम एक ब्रेक से आएंगे तो आपको भी, गियास साहब को भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं दिखाऊंगा कि हमने अपने गैस के ज़ख़ीरे के साथ किया क्या है, कितना जुल्म किया है और किस तरह कर रहे हैं। क्योंकि मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकता, मैं खरी खरी बात करूंगा। आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको मैं चंद चीज़ें दिखाता हूं, उसके बाद मैं दोबारा अपने मेहमानों के पास आऊंगा। आपको मैं बताऊं कि सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 25 लाख गाड़ियां जो हैं वो गैस पे चल रही हैं, CNG पे इस्तेमाल हो रही हैं, और ये दुनिया का सबसे यानी पहले नंबर पे मुल्क आता है। इसके बाद ईरान, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, इंडिया, इटली और फिर चाइना का नंबर आता है। जबकि गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान में 34 लाख गाड़ियां CNG पे चल रही हैं। सरकार को तो यह भी नहीं पता कि कितनी चल रही हैं कितनी नहीं। 1999 से 2011 के दरमियान CNG बढ़ने की, स्टेशंस बढ़ने का जो रेशो है, मैं आपको बता दूं कि 1999 में तकरीबन 100 से कम थे, 2002 में 350 के करीब, 2005 में 800, 2008 में 2100 और 2011 में 3329 CNG स्टेशंस मौजूद हैं। और अगर एनर्जी मिक्स यानी मुल्की ज़रूरियात दीगर सोर्स ऑफ एनर्जी का शेयर देखा जाए तो 2004-05 में तेल जो है 37% था एनर्जी की मुल्की ज़रूरियात पूरी कर रहा था, गैस 36, बिजली 16, कोयला 10 और LPG मुल्की ज़रूरियात का 1% पूरा कर रहा था। जबकि एनर्जी शिफ्ट के बाद 2009-2010 में तेल 28%, गैस 43%, बिजली 16 और कोयला 11 और LPG मुल्की ज़रूरियात का 2% यानी पूरा कर रहा था। यानी 2004 से अब तक लेके दरमियान गैस का इस्तेमाल 36 से 43% बढ़ाकर और तेल का 37 से 28 हो गया है। और अगर आप सूबों के लिहाज से CNG स्टेशन की तादाद देखेंगे तो पंजाब में 1999 CNG स्टेशन हैं, सिंध में 560, बलूचिस्तान में 18, खैबर पख्तूनख्वा में 550 और आज़ाद जम्मू कश्मीर और सैदपुर मिला के 4 और टोटल 3329 इस वक्त स्टेशन मौजूद हैं। अगर आप इस पाकिस्तान के नक्शा आपको एक दिखाता हूँ, इस नक्शे के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि मुल्क के किस किस हिस्से से गैस निकल रही है, दूसरा कौन कौन सा सूबा उसकी गैस की कितनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है। और सिंध इस वक्त 71 से 72% ज़रूरियात पूरी कर रहा है, बलूचिस्तान 20.9%, पंजाब 5.2 और खैबर पख्तूनख्वा 2.4%। और मैं आपको बताऊं कि बड़ा मोटा मोटा हिसाब है, कुछ चीज़ें आपको मैं बुलेट्स में दिखा देता हूं कि 8 दिसंबर 2011 से अभी तक, 8 दिसंबर 2011 तक अभी तक यानी 13 दिनों में 51 लोग गाड़ियों में गैस सिलेंडर फटने से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और इससे पहले नवंबर, अक्टूबर और जुलाई में भी CNG सिलेंडर्स के फटने से तकरीबन दर्जनों कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। और गैस के ज़खायर कितने हैं पाकिस्तान में, मैं आपको ये भी बता दूं अभी कि अगर आप एक जायज़ा लें
कि पाकिस्तान गैस के ज़खायर के हवाले से दुनिया में तकरीबन 25वें नंबर पे आता है। पाकिस्तान के पास 2662 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मौजूद हैं और इसके पास 70 से 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जिन्हें अभी तक दरियाफ्त नहीं किया गया। और ये एक अजम्पशन है, यानी अजम्पशन ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है वो गैस मौजूद हो वहां पे, हो सकता है उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाए कि वो गैस ही वारे ना पड़े, जैसे कोल के अंदर हमारे साथ हो रहा है कि कहते हैं कि कोल एनर्जी, लेकिन उस कोल को एक्सट्रैक्ट करने की जो कॉस्ट है उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं करता। फिर यह है कि गैस का इस्तेमाल 2004 में उस वक्त अरूज पे पहुंच गया जब दरामदशुदा तेल से बचने के लिए एनर्जी कंजम्पशन को गैस से तेल पे शिफ्ट किया गया। और फर्टिलाइजर जो है वो गैस इस्तेमाल करने वाला तीसरा बड़ा सेक्टर है, जैसे अभी पराचा साहब ने भी फरमाया था। और गैस के बहरान की वजह से तकरीबन 1,50,000 टन यूरिया की कमी और खरीफ के मौसम में ख़ास तौर पे और रबी के मौसम में 2 लाख टन पैदावार जो है वो कम हुई। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। और मैं आपको बता दूं कि मेरी बात अब बहुत बुरी लगेगी जो मैं कहने लगा हूं। मेरी बात हो सकता है आप में से कोई भी एग्री ना करे, पर मैंने अपने दिल के मुताबिक जो सच है वो मैंने बोलना है। फैक्ट यह है कि हमारे मुल्क में वोट लेने के लिए या सपोर्ट लेने के लिए गैस के कनेक्शन दिए जाते रहे हैं। पहले इसके कोटा होते थे और बाद में ये मनपसंद लोगों को दिए जाते रहे। फैक्ट यह है कि गैस एक सोने की हैसियत रखता है। फैक्ट यह है कि गैस को हमने ईंधन के तौर पे जला के कोयला बना दिया, राख कर दिया, जबकि उससे हम अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते थे और आलमी मंडी में हम इतना ज़रा मुबादला कमा सकते थे कि हम पूरे मुल्क की न सिर्फ बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकते बल्कि वाफिर और बहुत सस्ती बिजली यहाँ पे हो सकती थी। फैक्ट ये है कि ये मुश्किल काम करने के लिए या ये डिसीजन लेने के लिए कि पूरे मुल्क को किस तरह से चेंज करना है, हमारे पास अभी तक कोई लीडरशिप नहीं आई। फैक्ट ये है कि एनर्जी मिक्स की बात ये होती है, लेकिन जो ऑल्टरनेट एनर्जी मिक्स है उसके ऊपर हमने बातें की हैं, सेमिनार्स किए हैं, पेपर्स सबमिट हुए हैं, उस पर हमने कुछ नहीं किया। और फैक्ट ये है कि पराचा साहब इस वक्त पिंडी में बैठे हैं। मैं आपको CNG एसोसिएशंस जो हैं उसके सदर भी हैं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ रावलपिंडी शहर में अगर तमाम गाड़ियों को जो गैस मिल रही है वो मिलती रहे बगैर किसी लोड शेडिंग के, तो $1 मिलियन माहाना की बचत होती है। और अगर उसी गैस को ऑल्टरनेटली इंडस्ट्री में दिया जाए तो तकरीबन $38 मिलियन की इनकम होती है। और ये हम कितनी अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। और फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ गैस गरीब को नहीं दी जा रही, सब्सिडी गरीब को नहीं दी जा रही, जिसका वावेला है वो अक्रॉस द बोर्ड दी जा रही है कि CNG स्टेशन पे आपको पराडो भी नजर आ जाएगी सिलेंडर के साथ, आपको मार्क एक्स भी नजर आ जाएगी, कैमरी भी नजर आ जाएगी, होंडा सिविक भी नजर आ जाएगी, करोला भी नजर आ जाएगी। यानी जो लोग 30-30, 40-40 और लाख और करोड़ रुपए की गाड़ियां ले सकते हैं वो पेट्रोल उसमें नहीं पड़वा सकते। कितने गरीब लोग हैं, कितने गरीब कौम है। और फैक्ट ये है कि इस मुल्क में हम CNG स्टेशनों पे 50% तक गैस पे डिस्काउंट दे के उसमें जाने कितने फीसद चोरी कर रहे हैं और लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। 3 दिन लोड शेडिंग होने के बावजूद कोई गैस स्टेशन CNG बंद नहीं हुआ, ना बंद होगा, क्योंकि ये बाकी 4 दिनों में जो कर रहे हैं वो मैं पराचा साहब से एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपको मैं एक बड़ी मोटी सी बात बताऊं जो किसी को भी समझ आ जाएगी। उसके लिए आपको साइंसदान होना ज़रूरी नहीं है कि पिछले 10 सालों में अभी तक हमने जो नेचुरल गैस अपनी कंज्यूम की है उसकी टोटल जो कंजम्पशन है वो बनती है 93,960 MMEFT, यानी इतनी गैस हमने कंज्यूम की है। अगर आज की मालियत पे यानी 90 रुपए की मालियत पे अगर आप डॉलर की कीमत लें तो हमने $45 बिलियन की गैस जो है उसको जला के राख कर दिया है। और अगर आप एवरेज लेते हैं डॉलर की प्राइस 70 रुपए पर डॉलर पे आप लेते हैं तो तकरीबन हमने 65 बिलियन डॉलर की गैस पिछले 10 साल में हमने उड़ा के रख दी है। और हर साल हमने $6.5 बिलियन ज़र मुबादले का नुकसान किया है। और आपको मैं कर्ज कर दूं कि सिर्फ मैं एक सेक्टर की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि वो एक फ्लैग बेयरर सेक्टर है हमारे मुल्क का, कि टेक्सटाइल सेक्टर से तकरीबन 30 लाख अफराद वाबस्ता हैं और मुल्की बरामदात में इस सेक्टर का 56% कंट्रीब्यूशन है, जबकि GDP में इसका हिस्सा 8.5% है।
और इसके बावजूद इस शोबे को साल में 120 दिन से जायद गैस नहीं मिलती, और जिसके बायस 1 अरब रुपए रोजाना जबकि सालाना 3 अरब डॉलर बरामदात में खसारे का सामना है। एम आई राइट और रॉन्ग? साहब, इसमें दो चीज़ें मैं ऐड कर दूं। एक है, आप इसमें सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, इसके साथ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट वेजेस हैं, जो डेली वेजेस। एट दिस मोमेंट 15 मिलियन लोग टेक्सटाइल के शोबे के साथ वाबस्ता हैं, नॉट 30 लाख। नंबर 2, इस वक्त जो टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स हैं, जो पिछले साल 14 बिलियन डॉलर टच की थी, इस वक्त हम उसमें ऑलरेडी 36% की इस महीने में हमारी क्वांटिटी डिक्रीज आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और यही वो परसेंटेज है जो हमारे को गैस की कर्टेलमेंट की गई है ओवर एंड अबव लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हम 1 दिन बंद थे, इस दफ़ा पंजाब जिसमें इंडस्ट्री 80% टेक्सटाइल है, वो इस वक्त 3.5 से 4 दिन हफ्ते में बंद है। पराजा साहब जी, 50% डिस्काउंट कैसे देते हैं सीएनजी स्टेशन कुछ? देखें, 50% डिस्काउंट के अलावा आपने जो बात की है, एक सेक्टर की तो तारीफ कर दी है, मुझे अपने सेक्टर की बात करने का मौका मिलना चाहिए कि 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट जो है हम लोग सेव करते हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को, डॉक्टर आसिम और सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब को बाहर कहा है ये तय किया जाए कि इकानमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में किसका ज्यादा फर्क है। वो खुद तय नहीं करते, ये फिगर्स जबानी मैं भी बोल लूं, ये भी बोल ले, तय तो फैसला तो गवर्नमेंट ने करना है। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि आप, मुझे ये महसूस हो रहा है कि हम सीएनजी को थोड़ी देर ये सोचें कि वो बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए, रेवेन्यू को भी छोड़ दें, हर चीज को छोड़ दें, सिर्फ ये देखें कि उसका मसले का हल क्या है। और इससे गौहर एजाज साहब से आप ये पूछेंगे और सेक्टर से ये पूछें गवर्नमेंट से कि 2009 से पहले हर साल 3 महीने ये बंद होते थे, इनका टैरिफ कम किया गया, इनको। राजा साहब, एक बात सिर्फ पहले बता दें, क्योंकि मैंने एक अर्ज करनी है। मैंने इतने फिगर्स दिए हैं, उनमें से कोई ऐसा फिगर है जिस पे आपको एतराज हो? जी बिल्कुल है एतराज। आप वो किस पे? बिल्कुल कहा है कि वो कहा है जी 38 बिलियन और 1 बिलियन, ये तो कहीं पे हमने फिगर नहीं देखा। मैंने बिलियन नहीं, मैं मिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूं। मैंने 1 मिलियन और 38 मिलियन डॉलर की बात की है। गवर्नमेंट दुनिया टीवी जो है या खरी बात जो है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है। ये गवर्नमेंट नहीं मुझे अदादो शुमार देती, मैं अपने अदादो शुमार खुद लाता हूं या मेरी टीम लाती है, या पूरा हमारा एक नेटवर्क है जो लेके आता है। तो प्लीज अगर वो गलत है तो गलत साबित कर दे, बता दे कितना एग्जैक्ट, अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत कहा है। जिस तरीके से आप मुझे बताएं कि सिर्फ रावलपिंडी में जहां पे आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां की गाड़ियों पे माहाना कितने मिलियन डॉलर की गैस लगती है, बचत होती है गैस की वजह से? देखिए, बचत की एक इशू, 2 इशू। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे देना। आपने मेरे फिगर चैलेंज किया, मैं आपको कह रहा हूं असली फिगर दे दें। आप पहले मेरी इंडस्ट्री की बात करें ना। इसका मतलब है कि आपको फिगर नहीं पता? नहीं, हमें फिगर पता है। क्या है, बता दे, फिगर बता दे और आगे चलते हैं। देखिए जी, हमें तो ये पता है कि 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट बिल जो है कम हुआ है। केबला, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर गाड़ियों में, सिर्फ रावलपिंडी की गाड़ियों में गैस दी जाती है तो उससे पेट्रोल या वसाइल की यानी कीमत में कितनी बचत होती है पूरी कुल मिला के? बस इतना सा सवाल है। हम तो पूरे मुल्क का बता रहे हैं। आप मुझे सिर्फ पिंडी का बता दें जहां आप मौजूद हैं इस वक्त। हमने इतना स्पेसिफिक नहीं किया क्योंकि नहीं किया ना, सा सेक्टर है पिंडी, राइट। पाकिस्तान एक है और पिंडी का एक इलाका है जी। आपने पाकिस्तान में कौन से सेक्टर का किया? कराची का किया? नहीं, हमने पूरे मुल्क का किया। अच्छा, पूरे मुल्क में कितनी बचत है जी? पूरे मुल्क में कितनी बचत है? 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट में बचत है और 46%। इंपोर्ट मुझे जरा समझ नहीं आ रहा लफ्ज। मेरा मतलब है कि गैस जो है, यानी आपका मतलब है कि अगर तेल ना लगे उसमें, यानी पेट्रोल ना लगे तो वो इतने की बचत है। मैं ये कह रहा हूं कि तेल, ये हुकूमत की एक कमजोरी है। मैं हुकूमत वक्त हो या इससे पहले की हुकूमतें हो, मैं उनको ये कह रहा हूं कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाती दुनिया में कहीं। अच्छा, हम पे कोई सब्सिडी नहीं है जी। मैं आपकी सब्सिडी का बात नहीं कर रहा कि अगर पेट्रोल बचाने के लिए अगर गाड़ियों में हमने झोंकनी है गैस अपनी और उसे सनत नहीं चलानी, तो एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट, मैं समझता हूं हमारी प्रायोरिटी गलत है। नहीं, ये आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, झोंकनी। सारी दुनिया में गैस जो है वो प्रायोरिटी पे ट्रांसपोर्ट को दी जा रही है। आप इंडिया की मिसाल ले लें, बंबई में कोई बस शहर के अंदर इंटर नहीं हो सकती अगर वो सीएनजी नहीं है, और उनके पास तो गैस इतनी है। बस आप कह रहे हैं, आप एक सेकंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राडोज और मार्क एक्स को मत कंपेयर करें। अगर मैं एक मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू चला रहा हूं तो उसके अंदर गैस की नहीं। एक मिनट पराजा साहब ठहर जाए, मेरे साथ इस वक्त वफाकी वजीर भी मौजूद हैं, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब। आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। साहब, क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र। आसिम साहब, मैंने बिल्कुल एक 2 टोक सवाल पूछना है जिसमें आप भी जिम्मेदार हैं और मैं भी जिम्मेदार हूं, और इस मुल्क का
हर वो शख्स जो किसी न किसी फॉर्म में हुकूमत में रहा है पहले दिन से आज तक, मैं समझता हूं वो जिम्मेदार है। मेरा ये थीसिस है कि हमने गैस को बेदरेग इस्तेमाल करके एक गोल्ड को हमने आग में झोंक दिया है, जिसको हम सनत के लिए इस्तेमाल करते तो हम बहुत अमीर मुल्क हो सकते थे। क्या ये सही है कि गलत है? बच्चे लुकमान साहब, मैं इसका आपकी हर जुमले, हर लफ्ज से बिल्कुल कायल हूँ। हमने ना सिर्फ कौड़ियों के दाम बेचा, बल्कि हमने एक लिहाज से अपनी गैस का खुद रेप किया है। और इस तरह जिस तरह हमने गैस को बेदर्दी से यूज किया, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज की जा रही है। मेरे हिसाब से हर रोज जो 6-6 सिलेंडर लगे हुए हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडरों के अंदर ये सीएनजी स्टेशन भर रहे हैं, एवरेजली 5 से 6 आदमी रोज मर रहा है। ये जुल्म की इंतहा है, लोगों के साथ जुल्म है। और मैं समझता हूं कि जो प्राइस डिस्टॉर्शन है इसको खत्म करना चाहिए। इसके हम सब जिम्मेदार हैं और मैं बिल्कुल आपसे इस बात के ऊपर मैं तो आपसे ये कहूंगा डॉक्टर आसिम कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं, प्राइस डिस्टॉर्शन खत्म करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि सेक्टर्स में बंद कर देनी चाहिए गैस। ये सिर्फ यानी डायरेक्ट इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी नौकरियां, हमारे ज़र मुबादले का हिस्सा है। ये हम क्यों गाड़ियों में लगाने की इजाजत, तो प्राइवेट गाड़ियों में वो भी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और आज असेंबली में जब मैंने तकरीर की तो पूरा पार्लियामान इंक्लूडिंग दी ऑपोजिशन इसके ऊपर बिल्कुल यूनानिमस था कि आज रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि जिसके अंदर सीएनजी को कंप्लीट बैन किया जाए। तो अब देखें, इसके ऊपर कल बातचीत होगी और देखें अगर पार्लियामान का फैसला है तो हमारे सर आंखों। डॉक्टर आसिम, मैंने आपके ज्वाइन करने से पहले एक फिगर दिया था कि हमने पिछले 10 साल में, मैं सिर्फ 10 साल की एग्जांपल दे रहा हूं, हमने तकरीबन 939960 MMEFT गैस जो है कंज्यूम की है, विच इज अबाउट 4 ट्रिलियन रुपीस की गैस है। आज के करंट रेट, एक्सचेंज रेट के मुताबिक $45 बिलियन बनता है। और अगर एवरेज हम डॉलर का जो प्राइस है उसको 70 रुपए पे लें तो $65 बिलियन बनती है। और बात यह है कि एनुअली $6.5 बिलियन की हम गैस जो है झोंक रहे हैं आग में। इज दैट सेन, इज दैट सेंसिबल? जी बिल्कुल सेंसिबल बात नहीं है। और आपको जैसे कि पता है इस मुल्क के अंदर कार्टलाइजेशन बहुत ज्यादा है और इस एलपीजी और एलएनजी को नहीं आने के भी एक बहुत बड़े कार्टल, एक बहुत बड़े माफिया का हाथ है। हर एलएनजी, हर स्टेशन पे मैं समझता हूँ एलपीजी होनी चाहिए, घरों में एलपीजी होनी चाहिए। आजकल बहुत अच्छे सोलर हीटर्स और गीजर्स आ गए हैं, उनका भी यूज होना चाहिए, जिसके लिए अब ये हुकूमत बहुत तेजी से काम कर रही है। और हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाना पड़ेगा, वो एनर्जी के जिसकी कॉस्ट नहीं है, चाहे सोलर हो, चाहे थर्मल हो, और ये हो हाइड्रो हो। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू पाकिस्तान। डॉक्टर आसिम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से आएंगे तो गौर एजाज और गयासुल अपराचा हमारे साथ ही होंगे। आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। गौर एजाज साहब, आपने डॉक्टर आसिम की बात सुनी अपना ब्रेक पे जाने से पहले, व्हाट डू यू से? कोई भी पाकिस्तानी जो है वो आज के दिन यही कहेगा कि अगर सनत बंद कर देंगे तो ये जो लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, सिर्फ पंजाब में अगर आप देख लें तो जैसे मैंने कहा 1.5 करोड़ पूरे मुल्क में है टेक्सटाइल सनत और सनतों के साथ वाबस्ता है। यहाँ पे 1 करोड़ मजदूर जो है वो सनतों के साथ वाबस्ता है। उसके लिए कहाँ से जॉब्स लाएंगे? 1 लाख आदमी 4 पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसके ऊपर आप जो है सालाना हम कहते हैं कि 250 से 300 बिलियन रुपया हुकूमत को नुकसान हो रहा है। अगर ये 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि जनाब हम इंपोर्ट सब्सिट्यूशन कर रहे हैं, मुझे बता दें दुनिया में जॉब्स कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं हम सनतें बंद कर देते हैं, आप जॉब्स इंपोर्ट मैं सवाल का जवाब देता हूं। अगर दूसरी चीज़ जो है हमारे पास, अगर वायबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री अगर कहीं से इंपोर्ट हो सकती है तो हमें वायबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री को भी इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर हमारे पास कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हों तो 38% आज नवंबर कंपेयर टू लास्ट नवंबर क्वांटिटेटिवली हमारी टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स टूट गई हैं। 19% जो है हमारी वैल्यू टर्म्स में पिछले साल इसी महीने के सामने टूट गई हैं। वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? माई ओनली हम्बल रिक्वेस्ट टू पॉलिसी मेकर्स इज कि फॉर गॉड सेक आधी कीमत पे जब आप चीज़ बेचेंगे तो लोग लाइन लगा के लेंगे। आप क्यों आधी चीज़ पे कीमत पे चीज़ें बेच रहे हैं, और वो भी इस तरह से बेच रहे हैं जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है? गाड़ी के इंजन में अगर वाकई
इसमें फ़ायदा होता मुल्क का, तो मैं खुद कहता कि गाड़ी के इंजन में गैस डाल दें। आपको इल्म है कि गाड़ी के इंजन में 12% से 14% गैस की एफिशिएंसी है, जबकि सनत में जो है 50% तक जो है आप उसकी एफिशिएंसी लेते हैं। जो पावर प्लांट्स हमने आज बंद किए हुए हैं, पावर प्लांट्स हमने जो जी आज एक मिनट बंद किए हुए ऑब्जेक्ट करें प्राचा साहब। जी प्राचा साहब। जी देखें, ये बिल्कुल गलत फिगर बताई जा रही है जी। और ये वन साइडेड अपनी बात कर रहे हैं। असल में जो एफिशिएंसी है इनकी इंडस्ट्री की 37% है। 1 करोड़ आवाम जो है रोजगार से फारिग नहीं होता, इनके मुनाफे में कमी आती है। इन लोगों के पास तो अपने हेलीकॉप्टर है, इनको क्या पता कि गाड़ी वाले ने फ्यूल में किस तरह काम करना है। और सबसे जो अहम बात है, हम इस बहस में नहीं पड़ते सीएनजी बंद हो या खुले, ये गवर्नमेंट का फैसला है, उसी ने खोला था। हम इस चीज के अगेंस्ट हैं कि आज रेंटल पावर को हम रो रहे हैं। रेंटल पावर लाने से पहले बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, आज LNG और LPG लाने से पहले ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो फैसला है हम उसको सर आंखों तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर इसका रिप्रिकॉशन जो अभी बातें कही जा रही हैं वो सच साबित ना हुई तो ये जिम्मेदारी जो है, जिस तरह आज कुछ लोग छुप रहे हैं कोर्टों से। अच्छा मुझे प्राचा साहब एक सिर्फ एक बात बताएं कि मैंने तकरीबन कोई 60 लोगों के खानदानों की जानिब से एक सवाल करना है जो तकरीबन इस साल गैस सिलेंडरों से जां बहक हो चुकी हैं कि किस गैस सिलेंडर मैन्युफैक्चरर के या उसकी यानी इंस्टॉलेशन वाले के या उस CNG स्टेशन जो पूरे सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं पूरे करता उसके खिलाफ 302 का या 304 का या जो भी लीगल मुकदमा है वो दर्ज क्यों नहीं हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है जी। सबसे पहले ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो 8 हादसे हुए हैं किसी एक सिलेंडर में भी 8 अगर तो अभी कोई हुए प्रूफ हैं, कर दे कि सिलेंडर 8 तो अभी हुए हैं इस महीने। जी मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, उसमें किसी एक सिलेंडर में भी, किसी एक हादसे में भी कोई सिलेंडर नहीं फटा। और हमें यह भी हैरानगी है कि जब असेंबली में बिल पास हो रहा है और जब गैस का बुरहान है, हमने आज एक तहकीकाती टीम अपनी बनाई है और मेरे पास प्राचा साहब आप गलत बात कर रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पे गलत बात कर रहे हैं। मेरे पास पूरे उसकी फुटेज है सिलेंडर्स फटने की, और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अभी भी दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट पे जाएं, खरी बात का कल का शो देखें और उसमें आप देख लें कि सिलेंडर फटे हुए कि नहीं फटे हुए। चाहे गौर एजाज आपका और गयासुल्लाह प्राचा आपका और डॉक्टर आसिम हुसैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते दोबारा एक ऐसी बात कहूँगा जिस तरह मैंने शुरू में बात की, जो मुझे पता है कि लोग मुझे जहाँ भी मिलेंगे हो सकता है कि वह लान तान करें या मुझे अच्छा ना समझें, लेकिन अब मैं क्लोजिंग में भी एक बात ऐसी करूँगा कि मैं CNG गाड़ियों की बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि इवन घरों में नहीं होनी चाहिए गैस, ख़ास तौर पे हीटर्स वगैरह के इस्तेमाल के लिए। वहाँ पे अगर आप गैस से 500 मेगावाट के पावर स्टेशन चलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, आपको बिजली वाफिर मिलती है और वो बहुत सस्ती होती है। और हमने ये इस किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की। आपको मैं एक छोटा सा एक बात बताऊं बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम के 60 की दहाई में चाइना के अंदर गैस की बहुत सीवियर शॉर्टेज हो गई। एक्सप्लोरेशन जो थी वो बड़े नॉमिनल थी और शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई। और चाइना की जो सर्दी है उसके आगे आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि सर्दी कितनी होती है या कितनी शिद्दत से होती है। जहाँ बर्फ़ हर वक्त पड़ी होती है और 10-10, 15-15, 20-20 फुट पड़ती है, तो वहाँ पे तमाम कौम ने हाथ जोड़ के हुकूमत से यह दरख्वास्त की कि हमारे घरों की गैस बंद कर दो, हम एक्स्ट्रा रज़ाई ले लेंगे, कंबल ले लेंगे, सर्दी से बच सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री की गैस ना बंद करना, क्योंकि फैक्ट्री की गैस बंद हो गई तो पूरा मुल्क सड़क के ऊपर खड़ा होगा। सोचने की बात है कि हमारी प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं, अपने मुल्क के लिए हैं कि अपनी गाड़ियों के लिए हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।